गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के टॉपिक फलन का अवकलज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो फलन का अवकलज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। माना आर अदिश चर एस का एक अवकलनीय सदिश फलन है तथा एस एक अन्य अदिश चर टी का एक अवकलनीय अदिश फलन है। आर क्या है? अदिश चर एस का एक अवकलनीय सदिश फलन है तथा एस है वो एक अन्य अदिश चर टी का एक अवकलनीय अदिश फलन है। माना टी में लघु वृद्धि डेल टी के संगत स्मॉल एस एवं स्मॉल आर में संगत लघु वृद्धियां क्रम से डेल एस एवं डेल आर है। तब डेल टी टेंस टू जीरो इम्प्लाई डेल एस टेंस टू क्या होगा? जीरो होगा तथा डेल आर टेंस टू जीरो। अब डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल आर अपॉन डेल टी बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। तो डेल आर अपॉन डेल टी को किस रूप में लिख सकते हैं? डेल आर अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल टी। तो बराबर लिमिट ले सकते हैं, अलग अलग लिमिट की प्रॉपर्टी होती है गुणा के लिए। तो बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल आर अपॉन डेल एस इंटू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एस अपॉन डेल टी। तो बराबर लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो डेल टी टेंस टू जीरो तो इम्प्लाई डेल एस डेल, अगर आपको डेल टी टेंस टू जीरो इसका मतलब क्या होगा? डेल एस टेंस टू भी क्या होगा? जीरो हो सकता है। तो लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो डेल आर अपॉन डेल एस इंटू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एस अपॉन डेल टी। क्वेश्चन में समझा रखा डेल टी टेंस टू जीरो तो इम्प्लाई डेट क्या होता है? डेल टी अगर टेंस टू जीरो तो इम्प्लाई डेट डेल एस टेंस टू जीरो और डेल आर टेंस टू जीरो होता है। डेल टी टेंस टू जीरो तो इम्प्लाई डेट डेल एस टेंस टू जीरो लिख सकते हैं। तो फलतः डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू आएगा डी आर अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। तो ये कौन से चेन रूल से आ गया? फलन का अवकलन। कोई फलन दे रखा है, आर का टी के सापेक्ष अवकलन दे रखा है, तो उसको आर का एस के सापेक्ष अवकलन और एस का टी के सापेक्ष अवकलन के रूप में कैसे लिख सकते हैं ये आपको मैंने समझाया है। इसके बाद हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्या है प्रमेय है, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो पहली थ्योरम है इफ ए स्मॉल ए इज ए डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी एंड मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू ए, देन आपको प्रूव करना है। पहला रिजल्ट है डी अपॉन डी टी इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए डी ए अपॉन डी टी, और दूसरा रिजल्ट है ए डॉट डी ए वही वेक्टर डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू ए इंटू डी ए अपॉन डी टी। ये दोनों रिजल्ट आपको प्रूव करना है। यदि स्मॉल ए वेक्टर कहते हैं अदिश चर टी का एक अवकलनीय सदिश फलन दे रखा है ए वेक्टर तथा मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू क्या है? ए है। तो ये दोनों रिजल्ट क्या करने? प्रूव करने। तो प्रूफ देखें, पहला ए का, चूंकि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट ए होता है। तो बराबर ए डॉट ए क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। चूंकि ए डॉट दोनों वेक्टर क्या है? सेम है, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा? जीरो, तो कॉस जीरो। तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस जीरो, चूंकि कॉस जीरो का मान कितना होता है? 1। चूंकि मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है? ए के, तो क्या बराबर प्राप्त होगा? ए स्क्वायर। क्या प्राप्त हुआ? ए स्क्वायर। तो इसलिए डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ट्वाइस ए इंटू डी ए अपॉन डी टी। तो पहला रिजल्ट क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब सेकंड रिजल्ट के लिए देखें, डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए डॉट ए बराबर, पहले का करेंगे किससे? यू इंटू बी से रूल से करेंगे। तो पहले का अवकलज करेंगे, सेकंड एजिटी रहेगा, फिर सेकंड का अवकलज करेंगे तो फर्स्ट का, सेकंड एजिटी रहेगा तो फर्स्ट का अवकलन होगा। तो डी अपॉन डी टी डॉट ए प्लस ए डॉट डी अपॉन डी टी। तो बराबर क्या प्राप्त हुआ? चूंकि दोनों सेम है तो ट्वाइस ए डॉट डी अपॉन डी टी, परंतु ए है वो अभी प्रूफ किया हमने, वो क्या है? डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ट्वाइस ए डी अपॉन डी टी। तो इसलिए ट्वाइस ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू ट्वाइस ए डी ए अपॉन डी टी। तो इम्प्लाई डेट, चूँकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू ए डी अपॉन डी टी। यहाँ का सेकंड रिजल्ट भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो पहली थ्योरम क्या हो गई? प्रूफ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखें, किसी सदिश ए ऑफ टी के अचर सदिश होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो।
आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध क्या है? डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी वेक्टर ए ऑफ टी टू बी ए कांस्टेंट वेक्टर इज दैट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ये आपको शो करना है। तो प्रूफ देखें, द कंडीशन इज नेसेसरी, आवश्यक प्रतिबंध इम्प्लाइज, माना कि ए ऑफ टी अदिश चर टी का एक अचर सदिश फलन है, तब हम सिद्ध करेंगे कि डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। चूंकि ए ऑफ टी एक अदिश अचर सदिश है, अतः ए ऑफ टी प्लस डेल टी इक्वल टू ए टी। फलतः डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ए टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए ऑफ टी इक्वल टू बट अपॉन डेल टी बराबर लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो चूंकि ए ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए ऑफ टी का मान कितना है? जीरो। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जीरो अपॉन डेल टी बराबर क्या प्राप्त हुआ? जीरो। अतः प्रतिबंध आवश्यक है, अर्थात अचर सदिश का अवकलन शून्य सदिश होता है। अचर सदिश है, उसका अवकलन क्या होता है? शून्य सदिश होता है। तो ये प्रतिबंध क्या है? आवश्यक है। प्रूफ हो गया। इसके बाद देखें, द कंडीशन इज सफिशिएंट, पर्याप्त प्रतिबंध इज इम्प्लाइड बाई, माना कि डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो है, तब हम सिद्ध करेंगे कि ए है वो एक अचर सदिश है। ये है वो ये वेक्टर है, वो क्या है? एक अचर कांस्टेंट वेक्टर है। माना कि ए ऑफ टी इक्वल टू ए वन टी आई कैप प्लस ए टू टी जे कैप प्लस ए थ्री टी के कैप, तब डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी ए वन अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी ए टू अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी ए थ्री अपॉन डी टी के कैप। अतः डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या दे रखा आपको? जीरो दे रखा। तो इम्प्लाई डेट डी ए वन अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी ए टू अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी ए थ्री अपॉन डी टी के कैप इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो इम्प्लाई डेट क्या प्राप्त हो? चूंकि जीरो वेक्टर को हम लिख सकते हैं आई कैप और जे कैप के कैप के रूप में, कैसे लिखेंगे? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो इम्प्लाई डेट कंपेयर करेंगे, दोनों पार्टों क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? इम्प्लाई डेट डी ए वन अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, डी ए टू अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, डी ए थ्री अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो इम्प्लाई डेट ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री अचर सदिश है जो टी से क्या है? स्वतंत्र है। तो इम्प्लाई डेट ए ऑफ टी है, ए ऑफ टी है एक अचर क्या है? सदिश है। अतः प्रतिबंध क्या है? पर्याप्त है। ए ऑफ टी क्या हो गया? एक अचर सदिश है, अतः प्रतिबंध क्या है? पर्याप्त है। अर्थात डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो होने पर सदिश एक सदिश जो ए है वो एक अचर सदिश होता है। फलतः ए ऑफ टी एक अचर सदिश है। इफ एंड ओनली इफ डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, तीसरी थ्योरम है हमारी, एक अचर परिणाम के परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है बशर्ते वह सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं हो। वह सदिश है वो स्वयं क्या हो? अचर सदिश नहीं हो। तो ये आपको क्या करनी है? तीसरी थ्योरम भी आपको प्रूव करनी है। माना एक अचर परिणाम परिमाण का क्या है? सदिश है, परंतु स्वयं अचर सदिश नहीं है। अचर परिमाण का क्या है? सदिश है, परंतु स्वयं क्या है? अचर सदिश नहीं है। अर्थात मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू ए अचर है तथा डी ए अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू जीरो, तब ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर अचर है। तो इम्प्लाई डेट डी अपॉन डी टी ए डॉट ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? जीरो। चूंकि इस अचर का अवकलज करेंगे डी अपॉन डी टी टी के सापेक्ष अचर अचर कोई दे रखा है, कोई भी कांस्टेंट दे रखा है, उसका अवकलज क्या होगा? जीरो होगा। तो बराबर जीरो। तो इम्प्लाई डेट डी अपॉन डी टी डॉट ए प्लस ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो इम्प्लाई डेट ट्वाइस ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो इम्प्लाई डेट ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ए डॉट इम्प्लाई डेट ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। अगर किसी का दो वेक्टर दे रखे हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या है? दोनों क्या है? लंबवत है। तो इम्प्लाई डेट ए है वो परपेंडिकुलर लंबवत है किसके? ए परपेंडिकुलर है किसके? डी ए अपॉन डी टी के। चूंकि चूंकि डी ए अपॉन डी टी है नॉट इक्वल टू जीरो आपको दे रखा है। चूंकि डी ए अपॉन डी टी है वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाई डेट ए है वो लंबवत होगा किसके? डी ए अपॉन डी टी के। तो अतः ए का अवकलज ए का जो अवकलज है वो ए के क्या है? लंबवत है। ए का अवकलज है वो ए के क्या है? लंबवत है। ये आपको क्या करना था? शो करना दिखाना था थ्योरम के अंतर्गत। तो ये आपने तीसरी थ्योरम भी क्या कर दी? प्रूव कर दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले आपको अवकलज फलन का अवकलज कैसे निकालते हैं, फलन है उसके फलन का अवकलज कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको फलन का अवकलज कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण थ्योरमों के बारे में आपको पढ़ाया। उसमें हमने 3 थ्योरम के बारे में पढ़ाया।
तीनों थ्योरम ही आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों थ्योरम में से एक क्वेश्चन अवश्य आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। ये थ्योरम में तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जब भी टाइम मिले जो आज पढ़ाया गया है उसे बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में इससे रिलेटेड जो भी पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट।